राजस्थान के दरियागंज में मोहनलाल का तबादला हुआ था। इसी वजह से मोहनलाल के बच्चे उससे हमेशा नफरत करते। क्या पता क्यों इस खंडर में आके फंस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाए, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है। ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो आज क्यों सुनेंगे। अजय और राधिका झगड़ा कर ही रहे थे कि वहाँ मोहनलाल आ गया। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? ये जगह हमें बेहद पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी ये झूठ बोल रही है, अभी थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रही थी। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हें ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें दरियागंज में आकर 1 हफ्ता हो गया था। एक दिन मोहनलाल के ऊपरी विभाग के कर्मचारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें रेगिस्तान जाकर एक कुआं ढूंढना है। रेगिस्तान में कुआं? ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ ढूंढूंगा। मुझे साथ में और 2 इंसान चाहिए, ताकि जो भी हो उस पर मैं गुफ्तगू कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं साहब से बात करूंगा। मोहनलाल जाकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है। मैं वहाँ से हफ्ते 2 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपना और राधिका बेटी का ध्यान रखना। जैसा आप कहे पिताजी, मैं आपके आने का इंतजार करूंगा। अगले ही दिन मोहनलाल और उसके साथ 2 कर्मचारी, सीमा और सह कर्मचारी भगवंत, रेगिस्तान में कुआं ढूंढने जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो, यहाँ बिच्छू और कई सारे सांप भी है। अगर मेरे घर का लोन ना होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। क्या करूँ, मजबूर जो हूँ। हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं भटकना चाहिए। दूर दूर तक कोई घर, आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ रेत ही रेत है। इस वजह से हमें परेशानी हो रही है। जैसे ही मोहनलाल कुछ दूर चलते गया, उसे भ्रम हुआ कि उसने अपने सामने समंदर देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पर पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। भगवंत की बात मोहनलाल बिल्कुल नहीं सुनता और उस भ्रम के पास दौड़ा चला जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मेरा उलझाव था। मैंने सुना है कि रेगिस्तान में अगर उलझाव है तो सच भी आसपास ही होता है। वहाँ देखो, एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वही असली कुआं है। सीमा, भगवंत और मोहनलाल जब उस तरफ भाग कर गए तो वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना कुआं है और वहीं एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब खुश हो गए। लेकिन भगवंत समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ। अरे धोखा मेरे साथ एक बार हो गया, बार बार थोड़ी होगा। मोहनलाल और सीमा खुशी खुशी भागते हुए उस कुएं के करीब पहुंच गए और जैसे ही उस कुएं के करीब पहुंचे, कुएं में झांकने लगे। आम की दरख्त के उस डाली ने उन्हें कुएं के अंदर ढकेल दिया। मालिक 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 मालिक, हे मालिक, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मुझे कुछ हो ना जाए। मेरे बच्चों का क्या होगा? नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में जाते ही भगवंत भी उसी कुएं के पास पहुँच गया। आम की दरख्त ने अपनी डालियों की मदद से उसे भी कुएं में ढकेल दिया। तीनों कर्मचारी आम के दरख्त की वजह से कुएं में गिर गए। मम्मी, गलती कर दी मैंने जो यहाँ आ गई। हे भगवान! चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आमरस यानी मैंगो शेक से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैर ही तो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये किस चीज का कुआं है। खुशबू तो आम की आ रही है। रुको, मैं पीकर बताता हूँ। ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक तो पीकर देखो तो। और जैसे ही मोहनलाल के साथी सीमा और भगवंत ने मैंगो शेक पिया, उस आम की दरख्त ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और कहा, शुक्रिया जो तुमने हमें आजाद किया। मैं यहाँ 400 सालों से
कैद था। हमने कैसे आजाद किया? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत है। उस आम के दरख्त को बोलता हुआ देखकर सभी हैरान और चौंक कर रह गए थे। लेकिन तुम हो कौन और ये दशा तुम्हारी कैसे हुई? तब जाकर उस आम के दरख्त ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है। याद रखना, हमारे पास पीने को पानी नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरी रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई, ये रास्ता हमें सीधा तीर्थ स्थल लेकर चलेगा। हमें रेगिस्तान में आकर पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी, खाना सब खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पर एक साधु, उनके पास कुछ रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ जाकर हमें देखना चाहिए। और जैसे ही हम साधु के पास गए, उस वक्त वो आराम कर रहे थे। हमने उनके पास देखा कि मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारा मन ललचा गया। हमने सारा का सारा मैंगो शेक पी लिया। नादान इंसान, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल न जाए। तुम एक आम का पेड़ बन जाओगे और तुम्हारा साथी आमरस का कुआं बन जाएगा, और तुम दोनों की आत्मा इसी कुएं में भटकती रहेगी। अलख निरंजन। मोहनलाल और उसके साथी सारी बातें समझ गए थे। तब उनमें से भगवंत ने आम के दरख्त से पूछा, तो तुम आजाद कैसे हो पाओगे? इसका कोई तरीका? मेरे इस पेड़ से एक आम तोड़कर उसकी गुठली को उपजाऊ जमीन पर लगाना होगा। वो जैसे ही एक पौधे के रूप में आएगा, हम आजाद हो जाएंगे। और ये मैंगो शेक का कुआं, तब ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास होगा जो मेरी आम की गुठली से बना हो। इससे हमें आजादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक मिलता रहेगा। यही हमारी आजादी का रहस्य है। मोहनलाल, भगवंत और सीमा सब ने उस आम के पेड़ से कई सारे आम तोड़ लिए और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम की गुठली को जमीन में गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। मालिक करे कि उन्हें आजादी मिल जाए। मैं बहुत सारा मैंगो शेक पीऊंगा। मोहनलाल ने अपने घर के बाहर भी एक आम का दरख्त लगा दिया, जो अगले दिन ही बड़ा सा दरख्त बन गया और उसके नीचे ही जादुई मैंगो शेक का कुआं भी आ गया, जिसमें पीले रसीले आम का रस था। असली ठंडा मैंगो शेक। उसके बच्चे राधिका और विजय ये देखकर हैरान हो गए थे। पिताजी, ये देखिए, मैंगो शेक का कुआं हमारे यहाँ कैसे? आपने कल ही गुठली बोई थी, आज ये इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे बन गया? क्या माजरा है? सब कुछ जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? तब जाकर मोहनलाल ने बच्चों को सारी बातें बताई। उस आम के दरख्त की रूह को अब आजादी मिल चुकी थी और उन्हें उनका मैंगो शेक का कुआं मिल गया था। मोहनलाल हर एक तीर्थयात्री और राहगीर को मैंगो शेक फ्री में दे रहा था। मोहनलाल और उसके बच्चों को अब दरियागंज पसंद आने लगा था। गोटे समयर कथा अटे। राजस्थानर गोटे गाँव रे बहुत गरम होबाकु लागिला, जेउ कारणरू गाँव रे पानीर समस्या होबाकु लागिला। एबे गाँवर लोकमानक पाखरे रोषेई करिबा पई एवं पीबा पई पानी बिल्कुल भी नथिला। एही गाँवर लोके पानी आनिबा पई अन्य गाँ को जिबाकु लागिले, किंतु गरम कारणरू सेही गाँव रे मध्य पानीर अभाव देखागला। सेही गाँवर मध्य पानी सुखीगला। लोके चारिआडे त्राही त्राही करबाकु लागिले। लागुची एई वर्ष गरम रे ही मरी जिबा। सतरे एही भयंकर गरम तो बंचिबा कष्टकर करदेलानी। के कहउछंती जल ही जीवन, किंतु जेबे जल ही रहिबनी तेबे जीवन शेष होई जिवो। भौणी मु तो बहुत चिंता रे पड़ी गलिनी। घरे पीबा पाई गोटे ग्लास पानी मध्य नाही। बुझी पारुनी जे मु कौन करिबी। आमर घरर अवस्था मध्य एपरी ही। परिवार रे 5 जन अछंती, आउ केवल गोटे माठिया पानी बंचिछि। लोकटी निज घर को जाए आउ माठिया भीतर को हाथ पुराए।
तेबे देखे जे माठिया बिल्कुल खाली अछि। एई माठिया भी खाली हेई गला। एबे तो शोषरे ही मरिबाकू पड़िबो। हे भगवान, एबे तो आपण ही बंचाई पारिबे। सेतेबेले एही लोकटीर गाई हमा हमा करबाकू लागे। गाईर हमा डाक शुणी लोकटी गुहाळ आड़कू जाए। ओह, लागुची गाई को भोक लागुची। से गोटे बिड़ा सुखिला घास गाई को दिए आउ पुणी निज घर को चली जाए। किंतु किछि समय परे गाई पुणी थरे हमा हमा करबाकू लागे। अरे एबे तो घास देइतिली, हेले भी डाको छाडुछु। से गाई पाखकू जाए आउ देखे जे गाई से घास को बिल्कुल खाइनी। लागुची गाई को कंचा घास दरकार, या को सुखिला घास पसंद आसुनी। सेही लोकटी कंचा घास नहीं आसे आउ गाई को दे दिए। घास देबा परे जेपरी से घर को जीवा पाई बुले गाई पुणी थरे हमा हमा करबाकू लागे। लोकटी किछि मध्य बुझी पारे नाही जे घास देबा परे मध्य गाई काहेकि डाक छाडुची। से गाई पाखकू आसे आउ देखे जे गाईर गला सुखी जाइछि आउ से जोर जोर रे निश्वास नेउछि। ओहो, लागुची गाई को शोष लागुची। एबे कौन करिबी? मो पाखरे तो निजे पीवा पाई पानी नाही, गाई पाई कोठू आनिबी? गाई आहुरी जोर जोर रे धई सई हेबाकू लागे। लागुची याको बहुत जोर रे शोष लागुची। जदि एपरी अवस्था रहिबो तेबे ये मरि जिवो। नाही नाही, मते गोहत्यार पाप मुंडेइबार नाही। सेही लोकटी गाई को खुंटरू खोली दिए आउ ताकू गुहाळरू बाहर आड़कू घौड़ाई दिए। गाई को सतरे बहुत जोरे शोष लागुची। एथिपाई खुंटरू खोलिबा मात्रे से नदी आड़कू दौड़ी दौड़ी जाए। किंतु जेपरी ही गाई नदी पाखरे पहुँचे तेबे से देखे जे नदी संपूर्ण रूपे सुखी जाइछि। एपर्यंत दौड़ी दौड़ी गाईर गला बहुत सुखी जाइछि आउ से शोष कारणरू तले पड़ी जाए आउ जोर जोर रे धई सई हेबाकू लागे। एही रास्ता देई जणे बुढ़ी महिला आउ तार नाती जाउथिले। गाईर धई सई हेबार शब्द सुनी सेही बुढ़ी महिला गाई पाखकू आसे। महिला जनक हाथ रे पानीर बाल्टी अछि। लागुछि गाई को बहुत शोष लागुछि। जदि याकू जल्दी पानी पीबाकू देबिनी तेबे ये मरी जिवो। जेजेमा, आम पाखरे तो केवल गोटिए बाल्टी पानी अछि। जदि एई पानी गाई को पियाई देबा तेबे आमे कोन पीबा? पुआ एही समय रे एही पानीर आवश्यकता आमठू अधिक गाई को अछि। तू शुणिछु केबे शोषिला को पानी पीबाकू देइन आउ परे अमृत पियाइले कौन फायदा? जेजेमा, एहार अर्थ कोन होइथाए? पुआ एहार अर्थ हैला जे जदि किए शोषिला अछि सेही समय रे जदि आमे ताकू पानी पियाइबानी तेबे केबे परे अमृत पियाइबार कौनसी मूल्य रहिबनी। एथिपाई आमकू सेते बेले साहाय्य करिबा उचित जेबे ताकू आमर साहाय्यर सबुठु अधिक आवश्यकता थाए। ठीक अछि जेजेमा, याको पानी पियाई दियो। सेही बुढ़ी महिला गाई सामने रे पानीर बाल्टी रखी दिए आउ गाई पूरा पानी पी दिए। पानी पीबा परे गाई धई सई हेबा बंद कर दिए आउ ये दुहे घर को जीवाकू बाहरी पड़ती। तेबे गाई मध्य एमानक पछे पछे यांकर घर को आसी जाए। जेपरी ही संध्या हुए तेबे पिलाटी को शोष लागे। जेजेमा, बहुत शोष लागुची। देखे पुओ घरे तो पानी जमा नहीं देखुची किए जाने एही गाई क्षीर देई देबो। बुढ़ी महिला जनक गाई पाखकू क्षीर दुईबा पाई जाए। तेबे से देखे गाई क्षीर बदल रे आंब रस देउछि। अरे वाह, एही गाई तो ठंडा ठंडा आंबर रस देउछि। बुढ़ी महिला बाल्टी भर्ती करी आंब रस नहीं आसे आउ या भितरु गोटे ग्लास आंब रस पिलाटी को दे दिए। पिलाटी आंबर रस को पिए। अरे वाह जेजेमा, यह तो बहुत स्वादिष्ट आउ ठंडा मध्य। एथिर तो मोर शोष मेंटी गला। गोटे ग्लास मु भी पिउछि। सेही महिला मध्य गोटे ग्लास ठंडा ठंडा जूस पी दिए। अरे वाह, एहा तो सतरे बहुत स्वादिष्ट लागुछि। सेतेबेले सेही बुढ़ी महिला घर को सेही लोकटी आसे जी गाई को घर बाहर कर देतिला। बहुत शोष लागुछि। माउसी जल्दी टिके पानी दे दियो पीबाकू, नहले मु शोषरे मरी जीवी। बुढ़ी महिला सेही बाल्टी रु ठंडा आंबरस सेही लोकटी को पीबाकू दे दिए। आंबरस पी लोकटीर शोष मेंटी जाए। माउसी,
ତମ ପାଖରେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଆମ୍ବ ରସ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ମତେ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ମିଳିଲା ଯିଏ ଥଣ୍ଡା ଆମ୍ବର ରସ ଦେଉଛି। ଯେବେ ଲୋକଟି ଗାଈକୁ ଦେଖିଲା ତେବେ ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଅନୁଭବ କଲା, କାରଣ ସେ ସେହି ଶୋଷିଲା ଗାଈକୁ ମରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେହି ଗାଈ ତାର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାମ୍ ଦେହି। ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗିନା ଚାଉଳ ନେଇଯାଏ। ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମାଉସୀ, କିଛି ପିଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ବାଲ୍ଟି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ଆମ୍ବରସ ବାହାର କରି ସାଧୁକୁ ଦେଇଦିଏ, ଯାହାକୁ ପିଇ ସାଧୁଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯାଏ। ଆଜି ତମେ ଜଣେ ଶୋଷିଲା ସାଧୁର ଶୋଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇଲ। ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ସାଧୁ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳାର ଝୁଙ୍କି ଯାଇଥିବା ଅଣ୍ଟା ସିଧା ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଦେଖି ମାଉସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଗୋ ମାତା ଦୟା କଲେ, ଆଜି ୟାଙ୍କ କାରଣରୁ ମୋର ଅଣ୍ଟା ସିଧା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଥଣ୍ଡା ଆମ୍ବରସ ପିଆଇ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। सोनू एक कबाड़ी था। वो घरों के कबाड़ इकट्ठा करके फरोख्त किया करता था। उसे मजबूरन ये काम करना पड़ता था। सब इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, मालूम नहीं मेरी जिंदगी में अच्छे कपड़े कब नसीब होंगे। लगता है जिंदगी कबाड़ों के बीच ही गुजर जाएगी। एक रोज उसे रेड़ी पर आम फरोख्त करता हुआ नजर आया, जिन्हें देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो रेड़ी वाले के पास जाता है। भाईजान, एक आम दे दो, बहुत भूख लगी है। 30 रुपए का एक आम है, ला 30 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास आम भी नहीं है, चल दफा हो जा। दुकानदार उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। सोनू ललचाई नजरों से आमों को देखता हुआ वहां से चला जाता है। चलते चलते वो एक पार्क में पहुंचता है। वहां पर प्रकाश और अनिल नाम के 2 लड़के आम खा रहे होते हैं। हाँ भाई, यार देख मेरे अब्बा कितने अच्छे आम लेकर आए हैं। अरे वाह, आम तो देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चल जल्दी से निकाल और खाते हैं। ये कोई आम नहीं है, बहुत खास आम है। महंगा भी बहुत होगा, बहुत महंगा है। मेरे अब्बा ने बाहर से मंगाया है। मुझे आमों का बेहद शौक है ना, इसलिए आम खाना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। अब और सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आम निकाल, खाते हैं। अनिल और प्रकाश आम को खा ही रहे होते हैं, तभी वहां सोनू पहुंच जाता है और उन्हें आम खाता देख अपने होठों पर जीभ फिराता है। अरे इस कबाड़ी को देख, हमें आम खाता देख कैसे ललचा रहा है। क्या आंखें फाड़ कर देख रहा है? क्या कभी आम नहीं देखा? आम खाना है क्या? सोनू हाँ में गर्दन हिला देता है। वो उसकी जानिब आम बढ़ाते हैं। जैसे ही सोनू आगे बढ़ता है, वो आम को पीछे खींच लेते हैं और सोनू आम को पकड़ने के लालच में मुंह के बल गिर जाता है। आया बड़ा आम खाने वाला, औकात है तेरी? औकात तो गुठली के लायक भी नहीं है। कितना महंगा आम है, इसकी खुशबू लेना भी महंगा पड़ सकता है तेरे को। प्रकाश और अनिल उस पर हंसते हैं। सोनू वहां से मायूस होकर निकल जाता है और कंधे पर अपनी कबाड़ की बोरी लटकाकर चल देता है। चलते चलते उसे एक साधु बाबा नजर आते हैं, जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। वो उन्हें देखकर उनके पास दौड़कर जाता है। बाबा, क्या हुआ? आप बेहोश कैसे हो गए? मुझे इन्हें पानी पिलाना चाहिए। सोनू भागा भागा पास के दरिया से पानी लेकर आता है और साधु बाबा के मुंह पर छिड़कता है। साधु बाबा को होश आ जाता है। सोनू को अपने पास देखकर साधु महाराज उससे कहते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं जमीन पर कैसे गिरा? मुझे कुछ याद नहीं है। साधु बाबा, गर्मी होने की वजह से आप बेहोश हो गए थे। मैंने पास के दरिया से पानी लाकर आपके ऊपर छिड़का और पिलाया है, जिसकी वजह से आपको होश आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरी फिक्र की। बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन तुम इतने मायूस क्यों नजर आ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या?
सोनू साधु को सारा वाकया बताता है और अपने आम खाने की ख्वाहिश को जाहिर करता है। साधु सोनू की बात सुनकर उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं, सोनू, तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हें ये कमंडल देता हूँ। इसमें से आमरस निकलेगा। उसको जितनी बार तुम पलटोगे उतनी बार आमरस निकलेगा। अब तुम जितनी बार चाहो और जितना चाहो आमरस पी सकते हो। साधु सोनू को कमंडल दे देते हैं। कमंडल पाकर सोनू बेहद खुश होता है और जी भर के आमरस पीता है। अपने साथ साथ वो और गरीब लड़कों को भी आमरस पिलाता है। आमरस पीना जिनकी कुव्वत में नहीं था। एक बार जब सोनू कमंडल में से आमरस निकालकर पी रहा था और अपने दोस्तों को पिला रहा था, तब अनिल और प्रकाश उसे देखते हैं। प्रकाश, ये तो वही लड़का है ना जिसको हमने आम खाने नहीं दिया था और उसको धक्के देकर भगा दिया था। ये तो वही कबाड़ी है ना? हाँ, है तो वही, लेकिन वो तो कबाड़ी था। उसके पास इतने महंगे आमों का आमरस कहां से आ रहा है? और इतना सारा आमरस कि वो बाकी के बच्चों में भी बांट रहा है। इसका तो इल्म करना ही होगा। अनिल और प्रकाश चोरी छिपे देखते हैं तो कमंडल के आमरस का असरार मालूम हो जाता है। अच्छा, तो उसके आमरस का ये असरार है। इस कमंडल को तो हम चुरा लेंगे और फिर देखते हैं कि ये आमरस कैसे पीता है। अनिल और प्रकाश सोनू की नजर हटते ही वो कमंडल चुरा लेते हैं और पहाड़ी पर जाकर छुप जाते हैं। वहाँ पर उन दोनों में बहस होती है कि कौन उस कमंडल में से आमरस निकालेगा। ला प्रकाश, मुझे कमंडल दे, आमरस निकाल कर पीते हैं। मैं कमंडल क्यों दूं? मेरे हाथ में है कमंडल, तो आमरस मैं ही निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, कमंडल से आमरस तो मैं ही निकालूंगा। अगर हिम्मत है तो मुझसे हासिल करके दिखा। आमरस का कमंडल मेरे पास है और मैंने कमंडल चुराने में मेहनत ज्यादा की है, तो कमंडल का आमरस मेरा हुआ। मैं तुझे थोड़ा सा दे दूंगा। प्रकाश और अनिल उस कमंडल के लिए आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तभी कमंडल उनके हाथ से गिर जाता है और आमरस बाहर गिरना शुरू होता है। जितनी बार वो पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा कमंडल से आमरस निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ सैलाब आ जाता है। मैंने कहा था ना, कमंडल मुझे दे दे, मैं इसमें से अच्छी तरह से आमरस निकाल लूंगा। लेकिन तू है कि मेरी सुनता ही नहीं। अब जितनी मर्तबा ये पहाड़ी से टकराता है उतनी मर्तबा इससे आमरस निकलता का निकलता जा रहा है। इसी तरह ये निकलता रहा तो सैलाब आ जाएगा। अब मुझे क्या मालूम था इसका जादू इतना ज्यादा चलेगा कि सैलाब आने की नौबत आ जाएगी। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आमरस के सैलाब में डूब जाता है। सभी लोग उस आमरस में तैरते हुए नजर आते हैं। सबके घरों में आमरस पहुंच जाता है। जैसे ही सोनू को आमरस के सैलाब की वजह का अंदाजा होता है, वो उस कमंडल को तलाशने के लिए निकल जाता है। वो सैलाब में चलता हुआ कमंडल के पास पहुंच जाता है। इस कमंडल के आमरस से तो सैलाब ही आ गया। इस सैलाब को कुछ भी करके मुझे खत्म करना ही होगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सोनू उस कमंडल को अपने हाथ में लेता है और कमंडल से कहता है, कमंडल कमंडल, इस आमरस के सैलाब को वापस अपने अंदर ले लो। अगर तुम इसी तरह आमरस को बाहर करते रहोगे तो पूरी दुनिया ही इस आमरस में डूब जाएगी। तुमसे गुजारिश है कि इस आमरस को अपने अंदर वापस ले लो। कमंडल सारा आमरस अपने अंदर समेट लेता है और सब कुछ कब्ल की मानिंद हो जाता है। अब सोनू उस कमंडल को लेकर उस साधु बाबा के पास जाता है। साधु बाबा, इस कमंडल की अब कोई जरूरत नहीं है। इस कमंडल की वजह से तो पूरा आम का सैलाब ही आ गया था। मुझे तो बस थोड़ा सा आमरस चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस कमंडल के आमरस से फिर से कोई परेशानी हो। तो तुम क्या चाहते हो ये बताओ। साधु बाबा, मैं आपको ये कमंडल वापस करना चाहता हूं। आप इस आमरस के कमंडल को वापस ले लीजिए ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। ठीक है, ये कमंडल तो मैं वापस ले लेता हूं, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें आमरस पीने का दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना।
मैं इस कमंडल से तुम्हें बहुत सारा आमरस पिला दूंगा। जी बाबा जी, जब मेरा आमरस पीने का दिल करेगा तब मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, लेकिन इस कमंडल से आमरस नहीं लूंगा, क्योंकि इंतहाई हर चीज की बुरी होती है। एक ना एक दिन कोई चीज ज्यादा होने की वजह से हम मुसीबत में आ जाते हैं। जितना है उतने में ही मुतमईन रहना चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, लालच बहुत बुरी चीज होती है। लालच में आकर ही अनिल और प्रकाश ने ये कमंडल चुराया, जिससे मुसीबत खड़ी हो गई। साधु से दुआएं खैर लेकर सोनू वहां से चला जाता है और फिर अपने कबाड़ फरोख्त करने का काम शुरू कर देता है। अब उसको किसी भी चीज को खाने का दिल करता है तो वो साधु बाबा के पास चला जाता है। वो अपने नेमतों से उसे वो चीज दे दिया करते थे, लेकिन वो कभी भी लालच नहीं किया करता था, क्योंकि उसने लालच का अंजाम देख लिया था। वहीं अनिल और प्रकाश को भी सबक मिल जाता है। वो अब किसी गरीब को परेशान नहीं करते हैं और कभी लालच नहीं करते हैं।